सो बच्चों अगला टॉपिक है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। कैसेग्रेन टेलीस्कोप या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी बोलते हैं इसको। इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव मिरर होता है लेंस की जगह। ये है आपका ऑब्जेक्टिव, ये है एक मिरर। अब देखिए पैरेलल रेज एंटर करता है मिरर पे, रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे मिलने जाएगा। ये फोकस पे मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में फोकस पे मिल नहीं पाएगा, रास्ते में एक और मिरर रख देंगे और वो मिरर रेज को रिफ्लेक्ट करके फाइनल इमेज यहां पे बनाएगा ई पॉइंट पे, और यहां पे एक आईपीस रख देंगे और फिर उसको हम आई से फाइनल इमेज को देख सकेंगे। तो दैट इज द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और कैसेग्रेन टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और कैसेग्रेन टेलीस्कोप में हम मिरर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ लेंस एज एन ऑब्जेक्टिव। ऐसा इसलिए ताकि स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन हट जाए। तो क्या एडवांटेज है कैसेग्रेन टेलीस्कोप का? एडवांटेज ये दोनों पॉइंट तो लिखना ही है, इसके साथ साथ एडवांटेज भी आप नोट कर लीजिए। तो एडवांटेज है आपका नो स्फेरिकल एब्रेशन। अब स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, पहले नोट कर लीजिए। नो स्फेरिकल एब्रेशन, और दूसरा है नो क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या होता है स्फेरिकल एब्रेशन, ये देखते हैं आप। आई होप आपने नोट कर लिया होगा पहले। अब देखिए स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है। जैसे एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। अब देखिए इसमें जो रे पैरेलल जाता है वो फोकस से पास करता है। बट अगर आप देखते हैं तो तीन तरीके का रे मैं ले रहा हूं। इन तीनों रे के लिए जो फोकस होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। लाइक ये थोड़ा आगे जाएगा, ये थोड़ा क्लोज रहेगा, और ये थोड़ा ज्यादा क्लोज रहेगा। तो इस तरीके से तीनों की फोकस अलग अलग, थोड़े अलग अलग है। अब ये यहां पे सेपरेशन मैंने थोड़ा ज्यादा रेंज दिखाया है, एक बड़ा सा रेंज दिखाया है। बेसिकली इतना बड़ा रेंज नहीं होता है, इससे थोड़ा कम होता है। बट आपके समझने के लिए कि जब रे पैरेलल रेज एंटर करते हैं तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, बट इन रियल वो एक पॉइंट पे नहीं, एक सीरीज ऑफ पॉइंट पे मिलते हैं, और इसके लिए इसकी वजह से इमेज उतना साफ नहीं बनता है। दैट इज नोन एज स्फेरिकल एब्रेशन। तो स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? स्फेरिकल एब्रेशन तो स्फेरिकल लेंस के लिए, फॉर स्फेरिकल लेंस मतलब कन्वेक्स या कनकेव दोनों चलेगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल axis meets after refraction at a series of point। एक पॉइंट पे नहीं मिलते हैं, एक सीरीज ऑफ पॉइंट पे मिलते हैं, at a series of point instead of a single point, इसे हम बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। दिस इज नोन एज स्फेरिकल एब्रेशन। एज स्फेरिकल एब्रेशन। इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। और इसको ओवरकम कैसे करते हैं? बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल लेंस। तो इसका करेक्शन क्या है? इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर, बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। ठीक है। सो दिस इज स्फेरिकल एब्रेशन।
अब क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके। देखिए क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, सेम लेंस की बात करेंगे हम लोग। अगर एक लेंस में आप व्हाइट लाइट भेजते हो तो आपको पता होगा व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, हर एक कलर का अलग अलग वेवलेंथ होगा, हर एक कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कॉचेज रिलेशन से, और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो अलग अलग फोकस पॉइंट होगा। तो सारे कलर्स अलग अलग पॉइंट पे मिलते हैं इंस्टेड ऑफ अ सिंगल पॉइंट, दिस इज नोन एज क्रोमेटिक एब्रेशन। इसको भी पैराबोलिक मिरर यूज करके बचा जा सकता है, क्रोमेटिक एब्रेशन। तो इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने प्रिज्म को डिटेल में पढ़ा है, आप कॉचेज रिलेशन जानते हो, तो क्रोमेटिक एब्रेशन आपके लिए इजी है। Instead of a single point of a single focus different color has different focus, so rays parallel to principal axis meet at different point for different color, different point for different color. This is chromatic aberration for different color. ये आपका क्रोमेटिक एब्रेशन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्फेरिकल एब्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया, क्रोमेटिक एब्रेशन कंप्लीट हो गया। कैसेग्रेन आपने समझ लिया, कैसेग्रेन टेलीस्कोप या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। एडवांटेज है नो स्फेरिकल एब्रेशन, नो क्रोमेटिक एब्रेशन, बिकॉज पैराबोलिक मिरर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके लिए, जायंट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 15 मीटर है और आईपीस का फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन बताना है इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखिए जब कुछ नहीं मेंशन किया है तो हमेशा नॉर्मल एडजस्टमेंट देना है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, FO/FE होता है। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या है, 15 मीटर है, 15 मीटर है, यानी FO है आपका 15 मीटर। 15 मीटर मतलब कि 1500 सेंटीमीटर, बिकॉज आईपीस जो दे रखा है वो आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। तो FE क्या है, 1 सेंटीमीटर। सो मैग्निफिकेशन क्या होगा, FO/FE यानी कि 1500/1 यानी कि 1500। तो ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया। आप देख सकते हो M = FO/FE, FO दे है आपके पास, FE पुट कर दिया, मैग्निफिकेशन आ गया। अब सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं। आपने दोनों पार्ट लिख लिया होगा आई होप। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में इसी टेलीस्कोप को हम यूज कर रहे हैं, एक टेलीस्कोप की यूज कर रहे हैं मून को व्यू करने के लिए, जिसका डिस्टेंस और डायमीटर दे रखा है। तो पहले तो आप क्वेश्चन और ए पार्ट का आंसर, ये ए पार्ट है, लिख लीजिए। अगर आपने नहीं लिखा है तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए और क्वेश्चन, ये दोनों चीजें लिख लीजिए, बिकॉज अब हम मूव कर रहे हैं बी पार्ट पे। तो बी पार्ट क्या है आपका, बी पार्ट पहले देख लेते हैं एक बार, बी पार्ट का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। बी पार्ट में आप इस टेलीस्कोप को, जिसका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 15 मीटर है, आईपीस का फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इस टेलीस्कोप को यूज कर रहे हो मून को व्यू करने के लिए। मून का डायमीटर 3.48 × 10⁶ है और डिस्टेंस 3.8 × 10⁸ है। अब ये कैसे पता डिस्टेंस, ये तो रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट दे रखा है। देखिए रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट का मतलब डिस्टेंस ही तो होता है। ये अर्थ हुआ आपका, और ये लूनर ऑर्बिट हुआ, और ये मून हुआ। तो लूनर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस है। तो रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट जो कि 3.8 × 10⁸ दे रखा है, इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, जो कि 3.8 × 10⁸ मीटर होगा। सो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव है जिसका फोकल लेंथ है 15 मीटर, आईपीस है
सो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 15 मीटर, आईपीस का फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर। आईपीस का फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा हुआ है। द डिस्टेंस इज 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। ऑब्जेक्ट यहां पे मून होगा कहीं इधर, इसका डायमीटर है 3.48 इंटू 10⁶ मीटर, ये इसका डायमीटर है, यानी इसका साइज ले लेते हैं। और डिस्टेंस कितना दे रखा है? डिस्टेंस इज 3.8 इंटू 10⁸ मीटर, ये डिस्टेंस दे रखा है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज यहां पे बनेगा। कहां पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। वाई फोकस पे? बिकॉज इसका फोकल लेंथ कितना है? 15 मीटर है। 15 मीटर के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस है दैट इज 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। 10⁵ इज 1 लाख, 10⁶ इज मिलियन, मिलियन के बाद भी है ये 100 मिलियन के रेंज में है। तो 15 मीटर के कंपैरिजन में 100 मिलियन तो इंफिनिटी ही हुआ। इंफिनिटी का मतलब कोई जरूरी नहीं इंफिनिटी हो, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस इज इंफिनिटी। तो ये डिस्टेंस आपका 10⁸ मीटर है। इनफैक्ट 15 मीटर के कंपैरिजन में 15 किलोमीटर भी 1000 टाइम्स होगा, तो इंफिनिटी ही लेंगे उस केस में भी। देखिए इमेज कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली फोकस बने, नियरली फोकस पे बनेगा। अगर 15 किलोमीटर पे होगा ऑब्जेक्ट और फोकस इसका 15 मीटर है तो फोकस के बहुत क्लोज बनेगा। फोकस के बहुत क्लोज, लाइक फोकस 15 मीटर पे है, इमेज 15.01 पे बनेगा। तो आप क्या लोगे? डिस्टेंस, उसे फोकस ही ले लो। सो उसी तरीके से ये तो बहुत ही दूर है, तो इसका इमेज फोकस के बहुत ही ज्यादा क्लोज बनेगा, 15.00001, तो उसे तो आप 15 मीटर ही लोगे ना। सो अगर काफी दूर है, अगर उसका डिस्टेंस फोकस से बहुत हाई है, तो उससे हम इंफिनिटी लेंगे। यानी इस केस में हम कंसीडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, और अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगा? फोकस में बनेगा, और यही हाइट हमें निकालना है। तो सिंपल सा फंडा है यहां पे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इन दोनों एंगल को इक्वेट कर देते हैं, मतलब एज एंगल मेड बाय द मून एंड द एंगल मेड बाय इट्स इमेज ऑन द ऑब्जेक्टिव इज इक्वल। तो इन दोनों इमेज को इक्वल करते हैं, इसे लिखते हैं एज एंगल मेड बाय मून एंड इट्स इमेज on diameter will be equal. So क्या लिखोगे आप? 3.48 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 3.8 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू h/FO, यानी कि h हो जाएगा आपका 3.48 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 3.8 इंटू 10⁸ इंटू 15, दैट इज योर आंसर। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा दैट वुड बी योर आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। You are given the following 3 lenses. Which 2 lenses will you choose as an eyepiece and as an objective to construct compound microscope and telescope? देखिए आपको 3 लेंस दिया गया है और इसमें से कोई 2 चूज करना है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? टेलीस्कोप के लिए। तो टेलीस्कोप के लिए देखते हैं। टेलीस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव एक ऐसा लेंस होना चाहिए जिसका फोकल लेंथ ज्यादा हो और एपर्चर भी ज्यादा हो। सो देखिए आपको पता होगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/P इज इक्वल टू 1/F। तो जिसका पावर कम होगा P इज इक्वल टू 1/F होता है, तो F इज इक्वल टू 1/P। तो जिसका पावर कम होगा उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा और एपर्चर भी ज्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे कम पावर का L1 है, तो L1 ऑब्जेक्टिव बनेगा टेलीस्कोप का। और आईपीस देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है FO/FE। तो FO तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन FE कम होना चाहिए। सबसे कम किसका? L3 का है। तो L1 आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा और L3 आपका आईपीस बनेगा। बट जब आप ये आंसर लिखोगे तो थोड़ा एक्सप्लेन करके कि आपने ऐसा क्यों लिया। सो टेलीस्कोप के लिए हम लिखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फॉर टेलीस्कोप objective should be a lens
with high aperture and greater focal length. तो इसलिए इसमें क्या होगा, L1 आपका ऑब्जेक्टिव होगा. सो L1 विल बी ऑब्जेक्टिव. L1 आपका ऑब्जेक्टिव होगा. और अगर आईपीएस की बात करते हैं तो उसका फोकल लेंथ कम होना चाहिए, एज FO इज इक्वल टू FE. तो ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए आपका आईपीएस का फोकल लेंथ कम होना चाहिए. फोकल लेंथ कम यानी ज्यादा पावर, यानी L3 विल बी आईपीएस. आप इसको लिख लीजिए. नेक्स्ट आईपीएस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. एंड आईपीएस शुड बी अ लेंस विथ, क्या होना चाहिए आईपीएस के लिए, क्या होना चाहिए, उसका फोकल लेंथ हाई होना चाहिए, विथ हायर फोकल लेंथ, विथ लोअर फोकल लेंथ. पावर हाई होना चाहिए, विथ लोअर फोकल लेंथ या हाई पावर. तो कौन सा लोगे आप? सो L3 विल बी आईपीएस. तो L3 आपका आईपीएस होगा. L1 आपका ऑब्जेक्टिव हो गया और L3 आपका आईपीएस हो गया. तो आई होप आपको क्लियर हो गया. टेलीस्कोप के लिए L1 आपका ऑब्जेक्टिव और L3 आईपीएस. आई होप आपने इसको लिख लिया होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए. फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आपको एक ऐसा लेंस लेना है जिसमें ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए. यानी आप सबसे छोटा फोकल लेंथ किसका है? L3 का है. तो L3 को ऑब्जेक्टिव ले लोगे. लेकिन आईपीएस का फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, एंड एपर्चर छोटा होना चाहिए. तो आप L1 नहीं ले सकते हो बिकॉज इसका एपर्चर काफी बड़ा है. तो आप L2 को आईपीएस लोगे. सो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए लिखोगे ऑब्जेक्टिव should have a small focal length and a small aperture. और आईपीएस क्या होना चाहिए? whereas eyepiece should have a small aperture but large focal length. Should have a small aperture and large focal length. तो आप क्या लोगे? L3 को आप ऑब्जेक्टिव लोगे और L2 को आईपीएस लोगे. पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लो. तो इस केस में आप क्या लोगे? L2 विल बी ऑब्जेक्टिव एंड L3 विल बी आईपीएस. L2 आईपीएस होगा, L2 आईपीएस एंड L3 ऑब्जेक्टिव. सो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. इसके साथ ही आपका रे ऑप्टिक्स चैप्टर कंप्लीट होता है. अगेन चैप्टर ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट कंटेंट भी ज्यादा है और मार्किंग वेटेज भी इसका ज्यादा है. तो इसको ध्यान से आप देखिएगा. हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने लेक्चर में डिस्कस कर लिया. थैंक यू.